नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं और इस सेशन का एकमात्र उद्देश्य है कि जो भी चीजें हमने सप्ताह भर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा है उनका हम लोग रिवीजन कर ले, जिससे आने वाली परीक्षा में हमारे प्रश्न गलत ना होने पाए। इस सेशन की शुरुआत हम लोग जैसे डेली की तरह दो शब्द मोटिवेशनल कोट के साथ करना चाहेंगे। यहाँ देखिए 4 लाइन सुंदर सी दी गई है। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो, जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। मतलब आपने अपने लिए जो सपना बनाया है, जो आपने लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को अपने आंखों के सामने रखिए और निरंतर कार्य करते रहिए। यकीन मानिए सफलता आपको पानी ही पानी है, यह सफलता आपको प्राप्त ही होगी। इसी क्रम में आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला कौन सा राज्य डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये तमिलनाडु है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। साथ ही साथ आपको याद रखना है मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं एम.के. स्टैलिन जी हैं और राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। अब यहाँ एक प्रश्न और भी ध्यान रखिए, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में शामिल है कौन? डुगोंग। इसे समुद्री गाय के नाम से भी जानते हैं। डुगोंग को समुद्री गाय के नाम से भी जानते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में किसे भारतीय हॉकी संघ का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ ध्यान रखना है ये दिलीप टर्की जी को नियुक्त किया गया है और ये निर्विरोध इनको हॉकी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। आप जरूर याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहे किस भारतीय राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में किया जाएगा। साथ ही साथ याद रखना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। जबकि अगर यहाँ उत्तराखंड से बात करें तो एक प्रश्न आपको जरूर याद रखना है कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रितु खंडूरी हैं। इन्हें पहला महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में किसे एशिया पाम ऑयल अलायंस का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ सही जो हमारा विकल्प है अतुल चतुर्वेदी हैं। अब यहाँ ये जाने कि एशिया पाम ऑयल अलायंस में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो पहला आपका नेपाल है, दूसरा आपका पाकिस्तान है, तीसरा आपका बांग्लादेश है, चौथा आपका याद रखना भारत है। साथ ही साथ पांचवा जो आपका है ये श्रीलंका। कौन है? ये श्रीलंका है। ये 5 देशों ने एशिया पाम ऑयल अलायंस का गठन किया है और पहले अध्यक्ष के रूप में अतुल चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। यहाँ से प्रश्न आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे ज्यादा पाम ऑयल उत्पादन करने वाला देश कौन है? नाइजीरिया है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। साथ ही साथ तेल नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय रक्षा मंत्रालय ने सतह से सतह पर मार करने में सक्षम दोहरी भूमिका की ब्रह्मोस मिसाइल के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो ये ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया है। हाल फिलहाल के दिनों में काफी चर्चा में रहा है ब्रह्मोस मिसाइल। ये क्या है? ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ब्रह्मोस किन किन देशों के सहयोग से बन रहा है? तो भारत और रूस के सहयोग से बन रहा है और इसका नाम रूस के मास्कोवा नदी, भारत के ब्रह्मपुत्र नदियों के नाम से पड़ा हुआ है और पहली बार इसे फिलीपींस को निर्यात किए जाने की घोषणा की गई है। आपको जरूर याद रखना है। अगले प्रश्न के रूप में देखें। हाल ही में किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री
ने नए सचिवालय का नाम बी.आर. अंबेडकर रखने का घोषणा किया है। तो ये तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री, अब तेलंगाना से याद रखना है दोस्तों, तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को भारत के नवीनतम 29वें राज्य के रूप में हुआ था और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ बी.आर. अंबेडकर जी से एक प्रश्न आपको जरूर याद रखना है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अंबेडकर जी थे। जातियों का अंत और मूक नायक नामक पत्रिका का संबंध किससे है? बी.आर. अंबेडकर जी से है। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? तो बी.आर. अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा या यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहां संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कितने वर्षों पूर्ण होने पर आरोग्य मंथन 2022 का आयोजन किया? तो यहाँ 4 वर्ष पूरे हुए। अब यहाँ दोस्तों हमको ये जानना है या याद रखना है कि आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से प्रारंभ किया गया था और इसके 4 वर्ष पूरे होने पर आरोग्य मंथन 2022 का आयोजन किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया जी भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा 2 दिवसीय आपसी सम्मेलन, नाम याद रखना है सिम्फनी, आपसे पूछा जा सकता है सिम्फनी का संबंध किससे है? तो यह संस्कृति मंत्रालय की पहल है और इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। कौन है? जी किशन रेड्डी है। आपको यही याद रखना है 360 टेम्पल 360 का संबंध किससे है? तो यह संस्कृति मंत्रालय का पहल है। भारत के सभी प्रसिद्ध मंदिरों का ऑनलाइन दर्शन उपलब्ध कराना टेम्पल 360 से संबंधित है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े और देखें अगला। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल और व्यापक सुधारों के लिए कितने देशों ने हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों ये 32 देशों ने किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है, आपको जरूर याद रखना है। यहाँ इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था और इसके कितने भाग हैं? 6 भाग हैं और यहाँ 6 भाषाएं मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती हैं। साथ ही साथ इसमें कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश हैं। नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान दोस्तों, ये नवीनतम सदस्य देश है। साथ ही साथ यहाँ के प्रमुख कौन है? तो आपको याद रखना है एंटोनियो गुटारेस जो हैं ये प्रमुख हैं। आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। साथ ही साथ भारत की पहली यूएनओ में शामिल अस्थायी महिला के रूप में कौन है? पहली महिला के रूप में रुचिरा कंबोज हैं। और हाल ही में यूएनओ के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बोलकर तर्क को नियुक्त किया गया। ये किस देश से संबंधित हैं? ये ऑस्ट्रिया से संबंधित हैं और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। क्या है? वियना है। जबकि महासचिव की अगर हम बात करें, यूएनओ की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा किया गया है, जो कि मालदीव के वित्त मंत्री हैं। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में किसके द्वारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या, आपको जरूर याद रखना है भारत विद्या का संबंध किससे है? तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इसे किसने प्रारंभ किया? निर्मला सीतारमण जी ने प्रारंभ किया और बजट 2022 में भी इसका उल्लेख है। साथ ही साथ आपको याद रखना है भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। साथ ही साथ याद रखिए कि भारत की राज्य व्यवस्था में वित्त आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्त आयोग 280 अनुच्छेद में वर्णित है। अगर हम बात कर ले यहीं पर आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले वित्त आयोग
के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। कौन थे दोस्तों? केसी नियोगी जी थे। साथ ही साथ वर्तमान में कौन से वित्त आयोग हैं? 15वें वित्त आयोग एन के सिंह, नंद किशोर सिंह जी हैं। साथ ही साथ याद रखना है वित्त मंत्री से संबंधित जीएसटी काउंसिल के प्रमुख कौन होते हैं? तो ये वित्त मंत्री होती हैं। और 47वीं बैठक कहां बुलाई गई हाल ही में? तो चंडीगढ़ में 47वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। अगर हम बात करें ब्रिक्स देशों का, बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है। आप परीक्षा में यहां से आने की प्रायिकता अत्यधिक है, आपको जरूर याद रखना है। अगर हम बात करें ब्रिक्स देशों की, तो इसकी स्थापना 2009 में 4 देशों के द्वारा किया गया था और 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ और इसे ब्रिक्स देशों के समूह के नाम से जाना जाने लगा। और इसमें सदस्य देश कितने हो गए? 5। अगर हम बात करें, यहां क्रम याद रखिए, ये 15वां पूछा जा रहा है। 13वां का आयोजन कहां किया गया था? भारत में किया गया था। 14वां का आयोजन कहां किया गया था? तो ये चीन में किया गया था। और 15वां का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा 2023 में। आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा हमर बेटी हमर मान अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल जी हैं दोस्तों, भूपेश बघेल। और अगर राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो अनुसुईया उइके जी जो हैं, ये छत्तीसगढ़ की राज्यपाल के रूप में हैं। यहां से याद रखना है हमार बेटी हमार मान, ये महिलाओं से संबंधित हैं, बच्चियों के विकास से संबंधित है। और स्कूल कॉलेजों में जो यौन शोषण के अपराध या जो यौन शोषण से संबंधित जानकारियां हैं, वो स्कूलों के माध्यम से महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा स्कूल कॉलेजों के माध्यम से दिया जाएगा, जिससे उनके ऊपर ये सारी जो दुर्भावनाएं हैं इनसे बचा जा सके। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो यहाँ जो सही हमारा विकल्प है डॉक्टर संजीव बहाल। ये कितने वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं? 3 वर्षों के लिए नियुक्त किए गए हैं। आपको याद रखना है हाल ही में CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी इनको CSIR की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप आने वाली जो परीक्षाएं हैं, आप यकीन मानिए ये सारे प्रश्न जरूर कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप इनको अगर नोट डाउन और याद रखते हैं तो लाभ आपको 100% इसका मिलना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में समुद्री तूफान नोरू का संबंध किस देश से रहा है? तो ये फिलीपींस में देखा गया है। साथ ही साथ याद रखना है फिलीपींस की राजधानी क्या है दोस्तों? मनीला जो है ये फिलीपींस की राजधानी है। अब यहीं से याद करिए रैमन मैग्सेस पुरस्कार कहां से वितरित किया जाता है? तो रैमन मैग्सेस पुरस्कार फिलीपींस की राजधानी मनीला से दिया जाता है। पहले रैमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता भारत के कौन रहे? तो विनोबा भावे जी रहे। साथ ही साथ अगर हम बात करें 2018 में कौन रहे? रवीश कुमार जी रहे। और 2022 के रैमन मैग्सेस पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो 4 व्यक्तियों को दिया गया। आपको फिलीपींस के याद रखना है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है दोस्तों? तो यह मनीला में स्थित है। कहां स्थित है? मनीला में। लेकिन अगर यह राष्ट्रीय चावल पूछ लिया जाए, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाए दोस्तों, तो यह कटक होगा। कौन सा होगा मित्रों? कटक होगा। और यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आइए इसी क्रम में बढ़े आगे देखें। अगला है हाल ही में चर्चा में रही हिलेरी मेंटल का निधन हो गया। इनका संबंध किस विधा से है? ये लेखिका हैं। साथ ही साथ ये भारत विश्व की पहली महिला हैं जिनको दो बार
अंतरराष्ट्रीय बुकर, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बीपीएससी का पेपर हुआ मित्रों, वहां पूछा गया है टॉम ऑफ द सैंड के लेखक के लिए किसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हमने आपसे एक एपिसोड के माध्यम से, दैनिक समसामयिकी सीरीज के माध्यम से कई बार हमने आप लोगों से बातचीत कर रखा है कि गीतांजलि श्री को भारत की पहली महिला लेखिका हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कृति क्या है? टॉम ऑफ सैंड, यह अंग्रेजी वर्जन है। साथ ही साथ इसका हिंदी रेत की समाधि जो है, यह प्रश्न पूछा गया था। अगर हम बात कर ले यहाँ अगले प्रश्न की, तो भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी राडार कहां स्थापित किया गया दोस्तों? तो ये सिक्किम में स्थापित किया गया। सिक्किम का गठन 1975 ईस्वी में किया गया था। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग। कौन है दोस्तों? प्रेम सिंह तमांग जी हैं। राज्यपाल के बारे में बात करें, गंगा प्रसाद जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। पहली बार रणजी ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? ये सिक्किम राज्य कर रहा है। अगर हम बात करें नाथुला दर्रा की दोस्तों, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा की, तो ये कहां से संबंधित है? सिक्किम राज्य से संबंधित है। अगर बात करें भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी का कौन है, तो कंचनजंगा है, जो कि कहां स्थित है? वह आपके सिक्किम में स्थित है। और अगर भारत में स्थित पूछा जा रहा है कंचनजंगा होगा, और अगर भारत की पूछा जा रहा है तो पीओके में स्थित जो है, आपको याद रखना है, गार्डविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में पांग लहोत्सव महोत्सव का आयोजन किया गया। कहां से संबंधित है? ये पर्वतों की पूजा से संबंधित है, या पर्वतों के सम्मान में किया जाने वाला पूजा है, जो कि सिक्किम राज्य में किया गया, या सिक्किम राज्य से संबंधित है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे अलीवा का संबंध किससे है? तो ये देखिए, यह बाल विवाह को समाप्त करने की पहल है। अलीवा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा सरकार की पहल है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं, जबकि राज्यपाल बनवारी लाल जी हैं। कौन है? गणेशी लाल जी हैं यहाँ के राज्यपाल। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो पहले इसे उत्कल के नाम से जाना जाता था। और अगर इसके गठन की बात करें तो 1936 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में किस भारतीय बैंक को रुपया व्यापार करने के लिए मंजूरी प्रदान किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ये यूको बैंक है। यूको और रूस देश की सहायता से रुपया व्यापार को करने के लिए रिजर्व बैंक ने इन्हें मंजूरी प्रदान की है। अब यहाँ रिजर्व बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना है। इसका गठन किस समिति की सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर किया गया था। अधिनियम आपको याद रखना है, कौन सा अधिनियम? 1935 अधिनियम। कब स्थापित किया गया? 1 अप्रैल 1935 को। अगर बात करें इसके पहले प्रमुख कौन थे, तो ओसबॉर्न स्मिथ थे। अगर बात करें भारत के, तो सीडी देशमुख थे। अगर बात करें कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण किया गया। और 25वें गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी जो हैं भारत के आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आइए इसी क्रम में अगला देखें। अगला है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो देखिए, ये झूलन गोस्वामी है और ये गेंदबाज थी। साथ ही साथ इन्होंने अपना करियर किस देश के विपक्ष से प्रारंभ किया था? तो इंग्लैंड से इन्होंने अपना करियर, इंग्लैंड के विपक्ष में इन्होंने अपना करियर प्रारंभ किया था। और अंतिम मैच भी इन्होंने इंग्लैंड के विपक्ष में खेला। साथ ही साथ याद रखना है कि विश्व की
सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी के रूप में कौन है? तो 250 विकेट लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी जो है ये झूलन गोस्वामी है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में जारी वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक 32 में कौन शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ये न्यूयॉर्क शीर्ष स्थान पे रहा है। ये यूएसए का शहर है। भारत के 2 शहर रहे हैं। 68वें पायदान पे दोस्तों दिल्ली रहा है। कौन रहा है? दिल्ली रहा है। और 70वें पायदान पे मुंबई जो है ये रहा है। आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। प्रतिवर्ष नदी दिवस को किस दिवस के मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 25 सितंबर को नदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब याद रखना है नदियों का महत्व, नदियों का जैव विविधता में महत्व, जो इसका थीम है नदी दिवस का, ये थीम है नदियों का जैव विविधता में महत्व 2022 की थीम है। विश्व की बात की जाए सबसे लंबी नदी कौन सी है मित्रों? नील नदी है। अगर बात की जाए सबसे बड़ी नदी तो अमेजन नदी है। अगर बात की जाए एशिया की सबसे लंबी नदी तो यांग टीसी है। अगर बात करें भारत की दोस्तों तो भारत की गंगा है। अब यहीं पे याद रखना है इटली की गंगा किसे कहा जाता है? पो नदी को। अगर बात किया जाए तेल नदी किसे कहा जाता है? नाइजर नदी को। अगर बात किया जाए चीन का शोक किसे कहा जाता है? हुआंगो नदी को। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को याद रखना है। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा बदुकम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। इसे फूलों का त्योहार के नाम से भी जानते हैं। कौन सा त्योहार दोस्तों? फूलों का त्योहार के नाम से भी जानते हैं। अगर बात की जाए फूलों की घाटी के नाम से किसे जानते हैं? तो उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। अगर हम यहाँ बात करें मित्रों फूलों से संबंधित, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में चर्चा में रहा हरमन केस्टन पुरस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसे भारतीय को दिया गया है? तो यह देखिए मीना कांडासामी को दिया गया है। इनका संबंध कहां से है? चेन्नई से है। हम लोगों ने सीरीज में बात किया था कि ये किसके लिए प्रदान किया जाता है पुरस्कार? तो समाज में जो बुराइयां हैं, चाहे वह लिंग भेद से संबंधित हो, जाति भेद से संबंधित हो या जातीय उत्पीड़न हो, उनको कम करने या उनका खुला विरोध करने के लिए मीना कांडासामी को यह पुरस्कार से संबंधित से घोषित किया गया है। अगर बात करें दिया कहां से जाएगा? तो ये लंदन। कहां से दिया जाएगा? लंदन में यह पुरस्कार दिया जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ टायकाथॉन नामक पहल शुरुआत की गई? तो यह सही हमारा विकल्प है आवास एवं शहरी मंत्रालय। केंद्रीय मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं ये केंद्रीय मंत्री हैं। आपको याद रखना है नमस्ते योजना। कौन सा योजना दोस्तों? नमस्ते योजना किसकी पहल है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय की पहल है। इसका जो उद्देश्य है, जो ऐसे व्यक्ति जिनका संपर्क सीधे गंदगी से हो उनको गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिलाना या उनको जीवन से मुख्य धारा से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किसने क्रिकेट की दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? तो आपको जरूर याद रखना है ये पश्चिमी क्षेत्र ने जीता है। तो ये विजेता रहा है दोस्तों। उप विजेता कौन रहा है? तो आपको याद रखना है उप विजेता दक्षिणी क्षेत्र रहा है। कौन रहा है दोस्तों? दक्षिणी क्षेत्र रहा है। अब यहां से आप याद रखिए हाल ही में 131वां डूरंड कप का आयोजन किया गया था और पहली बार भारत के 3 पूर्वोत्तर राज्यों में इसका आयोजन किया गया और जीता किसने? तो बंगलुरु के द्वारा ये जीता गया। अगर बात करें 75वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो ये केरल ने जीता। आपको ध्यान रखना है डूरंड कप और संतोष कप का संबंध किससे है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। अगर बात करें पहला कहां किया गया था?
तो कलोल गुजरात, कहां दोस्तों, कलोल गुजरात में पहला किया गया था। दूसरा उत्तर प्रदेश के दो स्थल, कौन कौन, फूलपुर, कौन दोस्तों, फूलपुर और आंवला, कौन सा, फूलपुर और आंवला, इन दोनों स्थलों पर इसका प्लांट लगाया जा रहा है। अब यूरिया की बात हो रही है तो यूरिया का सूत्र क्या है, NH2CONH2, और आपको यही याद रखना है लैब में कार्बनिक यौगिकों के रूप में बनाया जाने वाला पहला यौगिक कौन सा है, तो यूरिया है। इसको बनाया किसने था, वोहलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें जिस नॉर्मल यूरिया का उपयोग किया जा रहा है, इसका फसलें मात्र 30% उपयोग फसलों के पोषक तत्वों के रूप में होता है, बाकी वेस्ट चला जाता है, जबकि नैनो यूरिया का फसलें 80% उपयोग कर लेती हैं। साथ ही साथ यह जो 45-46 किलो का आपका बोरा होता है, उसके लिए यह आधा लीटर नैनो यूरिया पर्याप्त होता है, और ये सस्ता भी है, साथ ही साथ किफायती भी है। इसी कारण इस पे सरकार की जो अनुशंसा है, इसको प्रमोट करने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र का संबंध किससे है, तो ये सीबीआई की एक पहल है। किसकी पहल है दोस्तों, सीबीआई की पहल है। अब आपको याद रखना है इसका उद्देश्य क्या है, तो बाल यौन अपराध को रोकना या उस पर कंट्रोल लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में चर्चा में रहा हेमकोश का संबंध किससे है, तो ये असमी भाषा का शब्दकोश है, और किसके लिए है, तो दिव्यांगजन के लिए है। और ये ब्रेल लिपि का एक कोश है। आपको याद रखना है इसे किसे ने लिखा था, हेमचंद बरुआ के द्वारा लिखा गया है। और इसी का एक किट दिया गया है, प्रधानमंत्री जी को समर्पित किया गया, सप्रेम भेंट दिया गया है हेमचंद बरुआ के वंशजों के द्वारा। इसी कारण यह चर्चा में रहा है। अब बेल से संबंधित बेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया था या किसने बनाया था, तो लुई बेल ने बनाया था। ये कहां के थे, ये यूएसए के थे, और प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल लिप दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो आपको याद रखना है इटली की बनी है। इटली की राजधानी क्या है दोस्तों, रोम है। यह टाइबर नदी के तट पर स्थित है। आप याद करिए FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या विश्व खाद्य पुरस्कार का वितरण कहां से किया जाता है, तो इटली की राजधानी रोम के द्वारा किया जाता है। और FAO का मुख्यालय भी कहां स्थित है, रोम में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा मून लाइटिंग के आरोप में किस कंपनी ने अपने 300 कर्मचारियों को निकाल दिया, तो यह विप्रो कंपनी है। आपको याद रखना है मून लाइटिंग का आशय क्या है, ऐसे कर्मचारी जो किसी एक कंपनी के लिए कार्य करते हैं और पार्ट टाइम में अन्य कंपनियों से जुड़े रहते हैं, और इसी का आरोप लगाकर मून लाइटिंग टर्म से आरोप लगाकर विप्रो के द्वारा अपने 300 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस को कब मनाया जाता है, तो ये 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो UNWTO बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, आपको जरूर याद रखना है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसी के द्वारा मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें टूरिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो टूरिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान 54वां है। अगर हम बात कर लें कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020, आपको जरूर सत्र याद रखना है, 2020 की घोषणा की गई, किसे दिए जाने की, तो ये आशा पारेख को दिए जाने की घोषणा की गई है। और ये क्रम कौन सा है दोस्तों, ये 52वां है। कौन सा क्रम है, 52वां है। अब याद रखें ही कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहली बार किसे दिया गया, तो 1969 ईस्वी में देविका रानी अभिनेत्री थी और इनको प्रदान किया गया।
साथ ही साथ आपको याद रखना है 51वां किसे दिया गया था और आपको 50वां याद रखना है किसे दिया गया था। तो 51वां जो है ये रजनीकांत जी को दिया गया था और 50वां अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें। हाल ही में किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का खिताब जीता है? तो ये सुएला ब्रेवरमैन है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये ब्रिटेन की गृह सचिव नियुक्त की गई हैं। और आपको याद रखना है कि हाल ही में ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लीज ट्रेस को नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करें कि हाल ही में ब्रिटेन के नए सम्राट भी घोषित किए गए हैं, किसे? किंग्स चार्ल्स तृतीय और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का हाल ही में निधन भी हुआ है। ये प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं। अगर हम बात करें हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा वित्त वर्ष 2022 के लिए विकास दर कितनी बताई गई है भारत की दोस्तों? तो ये 6.9% ये विकास दर बताई गई है भारत की। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया और ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और कौशल विकास मंत्री भी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अगर बात करें 2015 में शिक्षा मंत्रालय किस नाम से जाना जाता था? मानव विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में किस हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड ASQ से सम्मानित किया गया? तो ये कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये कहां से संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये केरल राज्य से संबंधित है और इसी को ही कोविड चैंपियन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर बात करें कि भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहां पर स्थित है मित्रों? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर यही बात करें विश्व की तो हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसको पुरस्कृत किया जा चुका है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रही जलदूत ऐप किस मंत्रालय की पहल है? एक बार पुनः आपसे कहा जा रहा है, इसको जरूर ध्यान से देखिए। यह प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यहाँ जलदूत की बात हो रही है। जैसे आएगा जलदूत तो आपका पहला दिमाग काम करना प्रारंभ करेगा जल शक्ति मंत्रालय पर और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो आपको जरूर याद रखना है ये जल शक्ति मंत्रालय की नहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। और इसका उद्देश्य क्या है कि एक वर्ष में 2 बार कुओं के पानी का जल स्तर का माप लेना। क्या उद्देश्य है? कुएं के पानी का जल स्तर का माप लेना और ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। केंद्रीय मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह जी जो हैं ये ग्रामीण विकास केंद्रीय मंत्री हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किससे कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये राजेंद्र कुमार जी हैं। इनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ें। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा सहना त्योहार का संबंध किस धर्म से है? तो यहूदी से संबंधित है और ये 9 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। खास करके इजराइल में मनाया जाता है। अब इजराइल की राजधानी क्या है? तो जेरूसलम जो है दोस्तों ये इजराइल की राजधानी है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? नेप्ताली बेनेट हैं और राष्ट्रपति कौन है? यार लैपिड हैं। साथ ही साथ पूछा जाता है इजराइल के संसद को क्या कहते हैं? तो नेसेट इजराइल के संसद को कहते हैं। और 17वां मिस यूनिवर्स
प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया था? तो इजराइल में किया गया था। विजेता कौन रही? हरनाज संधू रही और भारत की तीसरी रही। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य राख के द्वारा एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न नामक एक स्मारक तैयार किया है? तो दोस्तों ये असम के द्वारा तैयार किया गया है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। क्या है? दिसपुर है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा है। अगर बात करें एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न, ये क्या ये किससे संबंधित है? तो असम राज्य में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो तस्करी के द्वारा 2400 गैंडों की सींगों को पकड़ा गया पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और उन सींगों को जलाकर उनके राख से एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न बनाया गया। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि गैंडों के संरक्षण को बढ़ावा देना और उनके प्रति जागरूकता को जन सामान्य में प्रसारित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आपको याद होगा कि विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। और विश्व में 5 प्रकार के गैंडे पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। यह सर्वाधिक गैंडे भारत में असम राज्य में पाए जाते हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को मनाया जाता है। यह किस प्रकार की बीमारी है? यह वायरस से होने वाली बीमारी है, और यह खास करके जानवरों के काटने से, जैसे बंदर कुत्ता काटने से होता है। और यहाँ पर एक बीमारी का नाम जो है उसका नाम है हाइड्रोफोबिया, मतलब जल से डर लगना, ऐसी बीमारी हो जाती है। साथ ही साथ इस वायरस का नाम भी याद रखें, रेहेपेटो वायरस जो है, इसका वायरस जो है रेबीज के वायरस का नाम रेहेपेटो वायरस है। साथ ही साथ आपको याद रखना है पहला रेबीज का टीका किसके द्वारा खोजा गया था? तो लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया था। इनका संबंध कहां से है? फ्रांस के केमिस्ट थे या रसायनज्ञ थे, इनके द्वारा खोजा गया था। तो इनकी स्मृति में भी 28 सितंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको जरूर नोट डाउन करेंगे। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे सीडीएस के नाम से जाना जाता है, किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया है। पहले कौन थे? तो बिपिन रावत। कौन थे दोस्तों? बिपिन रावत जी थे। और इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया और काफी समय से यह पद खाली था, और उनके स्थान पे अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें हैं बिपिन रावत जी से, तो 2022 का पद्म सम्मान में पद्म विभूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिपिन रावत जी को सम्मानित किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में चर्चा में रहा 12 वर्षों में एक बार खिलने वाला पुष्प भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है मित्रों। इसका नाम क्या है? नीलकुरंजी जो है इसका नाम है, आपको जरूर याद रखना है। यह 12 वर्षों में एक बार खिलने वाला है, खास करके केरल के एराविकुलम नेशनल पार्क में पाया जाता है। यहां पर अगर हम बात करें तो आप ऐसा भी देख सकते हैं कि पश्चिमी घाट में इसका प्रभाव देखा जाता है। यह नीले रंग का फूल है, और जलवायु विज्ञानियों का मानना है कि ये जलवायु परिवर्तन के बाद अब की बार ये 16 वर्षों के बाद खिला है, क्योंकि इससे पहले 2006 में यह पुष्प खिला था, और उस दौरान जो परीक्षाएं हो रही थी उनमें यह प्रश्न लगातार बना हुआ था कि 12 वर्षों में खिलने वाले पुष्प का नाम क्या है? तो आप जरूर याद रखें, नीलकुरंजी जो है उसका नाम है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही भारत के किस राज्य को मिलेट का बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ है दोस्तों। इसकी राजधानी क्या है? रायपुर। क्या है दोस्तों? रायपुर इसकी राजधानी है। अगर बात करें मोटे अनाज की, तो इसमें रागी, कोदो, ज्वार, बाजरा आदि आते हैं, जो कि शरीर के या पोषक तत्वों के हिसाब से एडवांस होते हैं, या इसमें पोषक तत्वों की मात्रा प्रचुर होती है। और इसी को बढ़ावा देने के लिए एमएसपी प्राइस पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने
किसके वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो यूएन के द्वारा 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा रानीपुर टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो ये उत्तर प्रदेश से है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। आपको याद रखना है यहीं पे रानीपुर टाइगर रिजर्व का संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से है। उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क के रूप में अगर बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क है। साथ ही साथ T×2 पुरस्कार 2021 का सम्मान किसे दिया गया था? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था। नाइट सफारी बनाए जाने की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो नाइट सफारी बनाए जाने की घोषणा लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। तराई हाथी रिजर्व बनाए जाने की घोषणा कहां की गई है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। और पहला अमृत सरोवर कहां स्थापित किया गया? रामपुर में स्थापित किया गया था। ये सारे प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं। ये सारे प्रश्न आपकी सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आपको सफलता आपसे दूर नहीं रहने वाली है, आपको मिलके ही रहेगी। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में चर्चा में रहा सऊदी अरब के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद बिन सलमान जो हैं ये सऊदी अरब के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगर बात करें सऊदी अरब की राजधानी क्या है मित्रों? रियाद यहाँ की राजधानी है। अगर हम यहाँ बात करें दो चीजें, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल किस देश में संबंधित है? तो मक्का और मदीना जो है ये सऊदी अरब से संबंधित है। यहां से दो मरुस्थल हैं, आपसे पूछे जाते हैं, रब अल खाली मरुस्थल और अल नाफूद मरुस्थल। ये दोनों कहां से संबंधित हैं? ये सऊदी अरब से संबंधित हैं। आपको ध्यान रखना है लाल सागर और फारस की खाड़ी से सीमा साझा करने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो यह सऊदी अरब है। आपको ध्यान रखना है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में चर्चा में रहा टाटा स्टील ने कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। तो ये कहां किया? तो झारखंड के जमशेदपुर में किया। आपको पुनः एक बार बता दे, यह भी प्रश्न जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता था? तो मनाया जाता है अभी हाल ही में बीपीएससी का प्रीलिम का पेपर हुआ है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। और इसी सीरीज में कई बार आपको बताया गया है कि जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये सारे प्रश्न वहां पूछे गए थे। यहाँ झारखंड से बारे में बात करें, अगर जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन सरदन रेडीनेस में किसने भाग लिया? तो आईएनएस सुनैना ने भाग लिया। किसने भाग लिया? आईएनएस सुनैना ने भाग लिया। इसका संबंध क्या है? तो ये समुद्री सीमा की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहां पर आपको याद रखिए 17A, प्रोजेक्ट 17A क्या है? तो स्टील्थ फ्रिगेट है या हल्के जहाज का निर्माण है और किसके द्वारा किया जा रहा है? मझगांव शिपयार्ड के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें कितने बनाए गई हैं? तो ये 7 बनाई जानी है। 7वें में 5वां अभी हाल ही में कमीशन किया गया है जिसका नाम तारागिरी है। क्या नाम है दोस्तों? तारागिरी है। क्या नाम है? तारागिरी है। आप याद रखिए 17A संबंधित क्या है? तो ये स्टील्थ फ्रिगेट है और इसमें 5वां तारागिरी है। INS विक्रांत याद रखिए, INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी पोतवाहक विमान है और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 सितंबर को कमीशन किया गया नौसेना में। साथ ही साथ नौसेना के फ्लैग में भी परिवर्तन किया गया और छत्रपति साहू जी के सिंबल को उसमें ऐड किया गया।
अगर हम बात करें नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किस भारतीय राज्य के द्वारा जनजातियों का विश्वकोश जारी किया गया, तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा जारी किया गया। आपको यही याद रखना है, भारत की पहली जनजाति या आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगर हम बात करें जनजाति शब्द का उपयोग किसने किया था या आदिवासी शब्द का उपयोग किसने किया था, तो ठक्कर बप्पा ने जनजाति या आदिवासी शब्द का उपयोग किया था। यहाँ विश्वकोश का मतलब इनसाइक्लोपीडिया से है, आपको जरूर याद रखना है। और उड़ीसा से याद रखना है चिल्का झील। आर्द्र भूमियों की सूची में चिन्हित होने वाली भारत की पहली स्थल कौन सा है, तो ये चिल्का झील है। और भारत में आर्द्र भूमियां टोटल कितनी हो गई हैं? 75। सर्वाधिक कहां है? 14 है, तो ये तमिलनाडु में है। और दूसरे स्थान पे 10 उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस। क्या है? ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंधित है, तो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, साथ ही साथ एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसके प्रमुख हाल ही में बनाए गए हैं दिनकर गुप्ता। कौन बनाए गए हैं दोस्तों? दिनकर गुप्ता। इनके द्वारा यह प्रारंभ किया गया ऑपरेशन ऑक्टोपस। इसका उद्देश्य क्या है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री का दौरा था बिहार में, तो वहां पर आतंकवादी संरचना के खबर होने से उनका जो दौरा था वो रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ एक संगठन सिमी से जुड़ा हुआ है, कार्य करता है पीएफआई। कौन है? पीएफआई। इसी को 5 वर्ष के लिए बैन कर दिया गया है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये कहा जाता है कि इनका जो संबंध था, ये यहां से संबंध जुड़ा हुआ था प्रधानमंत्री के जो दौरा था उसको रद्द करने में। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इसी को जांच करने के लिए पीएफआई को भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया, जिसके कारण पीएफआई को 5 वर्ष के लिए बैन कर दिया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, प्रतिवर्ष हृदय दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 सितंबर को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है 29 सितंबर को हृदय दिवस मनाया जाता है। यही याद रखिए कि मानव हृदय जो है दोस्तों, ये 4 वेशम वाला या 4 भाग वाला होता है। इसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। अगर बात की जाए कि मानव में रक्त परिसंचरण किस टाइप का पाया जाता है, किस प्रकार का पाया जाता है, तो यह बंद टाइप का रक्त संचरण पाया जाता है। अगर हम यही बात कर लें हृदय से, तो हृदय का पेस मेकर के नाम से कौन जाना जाता है, तो एस ए नोड को पेस मेकर के नाम से, हृदय के पेस मेकर के नाम से जानते हैं। और सफल हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले किसके द्वारा? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। इसी से संबंधित एक टेस्ट है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में चर्चा में रहा पर्यटन पर्व 2022 महोत्सव का आयोजन कहां किया गया, तो मुंबई में किया गया। आपको याद रखना है ये महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। साथ ही साथ यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे। यह भी प्रश्न बना हुआ था मित्रों, एकनाथ शिंदे। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एकनाथ शिंदे जी को। अगर हम बात करें यहाँ पर पर्यटन से बात हो रही है, तो आपको याद रखना है जी किशन रेड्डी। ये कौन है, तो जी किशन रेड्डी ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। और इनके द्वारा और एकनाथ शिंदे जी द्वारा यह पर्यटन पर्व महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ याद रखना है आपको, भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राहुल नार्वेकर को नियुक्त किया गया है। और ये किस राज्य से संबंधित हैं, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। आपको याद रखना है बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था, औरंगजेब के द्वारा। ये कहां स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसे ताजमहल की भद्दी नकल के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां स्थित किया गया था,
तो तारापुर में किया गया था। और आपको याद रखना है कि कितने भारत में कितने परमाणु संयंत्र हैं, वर्तमान में 7 परमाणु संयंत्र स्थित हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किसे पहला राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया। यहां प्रश्न आपको जरूर ध्यान रखना है राष्ट्रीय शब्द को। यहां देखिए ये 3 वर्षों का लगातार एक बार दिया गया है। अगर बात करें 2019 का तो शैलेंद्र सिंह को, 2020 का बात करें तो मिलिंद आनंद मिलिंद को, और 2021 की बात करें तो कुमार सानू को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहला किसे दिया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। आप दोनों प्रश्न याद रखिए। साथ ही साथ किस राज्य के एक चौक का नाम लता मंगेशकर के नाम पे रखा गया, तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या के एक चौक का नाम लता मंगेशकर जी के नाम पर रखा गया। अगर हम बात कर लें लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, 2001 में। इन्हें भारत कोकिला या स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से लता मंगेशकर जी को सम्मानित किया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए यस, हाँ इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में शशि थरूर और डॉक्टर पीरामल जी को भी सम्मानित किया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आर वेंकट रमण जो हैं इनको नियुक्त किया गया है। अब यहां ध्यान देना है कि यह किस अनुच्छेद में वर्णित है पद, तो अनुच्छेद 76 में वर्णित है। किस में वर्णित है दोस्तों, 76 में। यह केंद्र की बात हो रही है, तो यह किसके द्वारा नियुक्ति होती है इनकी, तो आपको याद रखना है कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर और राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अब अगर बात करें इनका कार्यकाल कितना कार्यकाल होगा, तो इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि वास्तव में इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। अब यहाँ बात एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भारत का महान्यायवादी लोकसभा में हिस्सेदार होता है, मतलब बैठक में हिस्सा होता है, संयुक्त बैठक में हिस्सा लेता है, तो आप कहिए कि हिस्सा लेता है, परंतु वोट का अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं होता। मतलब संयुक्त बैठक में महान्यायवादी भाग ले सकता है लेकिन वोट का अधिकार नहीं होता। और संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108 में वर्णित है। और यह किसके द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है। अगर हम बात करें केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, इसी की तरह राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। ये किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, तो याद रखना है 165, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में वर्णित होते हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला है और इस सेशन का लास्ट है, हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये दुबई में किया गया। दुबई जो है ये यूएई का एक शहर है। इसकी राजधानी क्या है, तो अबू धाबी जो है दोस्तों इसकी राजधानी है। साथ ही साथ आपको याद रखना है T20 एशिया कप का आयोजन कहां किया गया था, तो यूएई में किया गया था। कहां किया गया था, यूएई में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, हरित अर्थव्यवस्था का इसका उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए विकास करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। यह महत्वपूर्ण प्रश्नों का दैनिक समसामयिकी की जो रिवीजन का क्लास था यहीं पे समाप्त हो रहा है। और आपसे विदा लेने से पहले 2 शब्द पुनः आपसे कहना चाहेंगे। देखिए दिया गया है, जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे के सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। मतलब आपके सफलता के रास्ते में कठिनाइयां भी आएंगी लेकिन आपको हारना नहीं है। आप निरंतर प्रयास करेंगे, यकीन मानिए आप सफल होके ही रहेंगे। इसी क्रम में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।